नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो टॉपिक आपके बाकी रह गए थे उनको आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। इसका यह पहला वीडियो है। 2 पार्ट में आपका यह टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा। पार्ट 1 में इसके हम प्रथम चरण को कंप्लीट करेंगे, जो कि 1905 से लेके 1919 तक चलता है। इसका प्रथम चरण क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद के उदय का। तो इसके प्रथम चरण में जो भी इम्पोर्टेंट क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी उनको यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। यह वीडियो आपके पीईटी 2022 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और पॉइंट मैं आपको बताते चलूँगा उनका आप नोट्स बनाते चलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी सूचना आपके लिए। अभी तक जितनी भी क्लासेस मैंने पीईटी 2022 के लिए ली हुई हैं, अगर आपको उनका पेड पीडीएफ चाहिए होगा तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। मात्र 299 रुपये में आपको ये सारे जो कंटेंट है ये प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और इन कंटेंट के माध्यम से आप अपने पीईटी 2022 की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ नहीं लेनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप क्लास को भी फॉलो करते रहेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो क्लास को तो डेली फॉलो करते ही रहेगा। अगर आपको पीडीएफ नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो जो चीज़ें मैं आपको क्लास में दे रहा हूँ उतनी चीज़ें आपको पीडीएफ में दी जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ पीडीएफ आपकी पेड है, क्लासेज जो आपकी हैं वे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो जो जो क्लासेज मैंने अभी तक ली हुई हैं उनको कम से कम आप डेली बेसिस पर फॉलो करते रहिएगा। अभी तक आपका ऑलमोस्ट लगभग 70% जो सिलेबस है कंप्लीट करवा दिया गया है। सब टॉपिक का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। पीईटी 2022 की जितनी भी प्लेलिस्ट मैंने अभी तक बनाई हुई हैं कम से कम उनको आप फॉलो करते रहिएगा एग्जाम तक। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप कुछ संस्थाओं को देख लीजिए जो स्थापित की गई थी इसके दौरान। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान जो कुछ भी संस्थाएं स्थापित की गई थी उनको मैंने एक ही जगह पर लिखा हुआ है। तो अनुशीलन समिति को आप देख लीजिएगा। 1902 में जो है अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी, आप इसे याद कर लीजिएगा। पी मित्रा, वारेंद्र कुमार घोष तथा जतेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी 1902 में। इसके बाद वीडी सावरकर के द्वारा 1904 में अभिनव भारत नामक एक संस्था की स्थापना भी की गई थी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वीडी सावरकर के द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला नामक जो संस्था थी वह आगे चलकर 1904 में अभिनव भारत में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि अभिनव भारत से पहले एक संस्था हुआ करती थी जिसकी स्थापना 1899 में वीडी सावरकर के द्वारा की गई थी और उसका नाम था मित्र मेला। तथा यह मित्र मेला नामक संस्था आगे चलकर 1904 में अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। इसके बाद युगांतर समिति की स्थापना की गई थी वारेंद्र कुमार घोष और जतेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। जतेंद्र नाथ बनर्जी और वारेंद्र कुमार घोष के द्वारा युगांतर समिति की स्थापना की गई थी। भारत स्वशासन समिति एवं इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना मैडम बीकाजी कामा के द्वारा की गई थी। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की जो स्थापना है सोहन सिंह भाखना के द्वारा की गई थी। तो ये सारे जो संस्थाएं हैं जो आपकी क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान जिनकी स्थापना की गई थी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनको कम से कम आप एक बार याद कर लीजिएगा। अब हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करेंगे। तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1897 से मानी जाती है, क्योंकि इसी वर्ष महाराष्ट्र के पुणे में दामोदर एवं बालकृष्ण, जिनको हम चापेकर बंधुओं के नाम से जानते हैं, तो इन्हीं चापेकर बंधुओं के द्वारा 27 जून 1897 को पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड एवं एमहर्ट्स की हत्या करके क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत कर दी जाती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। चापेकर बंधुओं के द्वारा जो है 1897 में पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड एवं एमहर्ट्स की हत्या करके क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत कर दी जाती है। तो ये फैक्ट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।
1897 में यह जो घटना थी महाराष्ट्र के पुणे में घटित हुई थी। किसके द्वारा की गई थी यह घटना? तो चापेकर बंधुओं, जिनको हम दामोदर एवं बालकृष्ण के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद 1908 में भी एक इम्पॉर्टेंट घटना होती है। अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के बदनाम जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का असफल प्रयास किया। इस घटना के पश्चात जो है प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली तथा बाद में खुदीराम बोस को पकड़कर अंग्रेजों ने फांसी की सजा दे दी थी। इसके साथ ही खुदीराम बोस जो है सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी भी बन गए थे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा मुजफ्फरपुर के बदनाम जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का असफल प्रयास किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। फिर आगे 1908 में एक और घटना होती है। अरविंद घोष के द्वारा जो है और इनको जो है अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेजों के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अरविंद घोष की क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण उन्हें 1908 के अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है तथा इसमें अरविंद घोष का बचाव कौन करता है? तो इस अलीपुर बम मामले में चित्तरंजन दास ने अरविंद घोष का बचाव किया। बाद में अरविंद घोष को रिहा भी कर दिया जाता है इनकी मदद से, इनकी सहायता से। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तो अलीपुर बम मामले में किसको गिरफ्तार किया गया था 1908 में? तो अरविंद घोष को। और अरविंद घोष की तरफ से उनका बचाव किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने जो है अरविंद घोष का बचाव किया था। इसके बाद अलीपुर बम मामले में सरकारी गवाह कौन बना था? तो नरेंद्र गोसाई जो था यह सरकारी गवाह बन गया था अलीपुर बम मामले में। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी गतिविधियां हैं जो स्टार्ट हुई थी स्टार्टिंग में, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फिर 1912 में एक और घटना घटित होती है। 1912 दिसंबर में जो है रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका और जापान भाग गए। लॉर्ड हार्डिंग का काफिला जो है, लॉर्ड हार्डिंग उस समय वायसराय था, तो इसका काफिला गुजर रहा था। तो इसी काफिले पर जो है रास बिहारी बोस के द्वारा 1912 में बम फेंक दिया जाता है और बम फेंकने के पश्चात जो रास बिहारी बोस थे ये जापान चले जाते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। बाद में इस षड्यंत्र से जुड़े अन्य जो आरोपी थे जो इसमें सम्मिलित थे, जैसे अवध बिहारी, अमीर चंद्र, बाल मुकुंद, बसंत विश्वास पर जो है दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया और बाद में इन आरोपियों को अंग्रेजों ने फांसी भी दे दी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम किसने फेंका था? तो रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका था दिल्ली में। दिसंबर 1912 की यह घटना है, तो डेट भी आपको साथ में याद करते हुए चलना है। और बम फेंकने के पश्चात रास बिहारी बोस जापान चले गए, लेकिन जो अन्य क्रांतिकारी इसमें सम्मिलित थे जैसे अवध बिहारी हो गए, अमीर चंद्र हो गए, बाल मुकुंद हो गए, बसंत विश्वास हो गए, इन पर दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया, बाद में इनको फांसी दे दी गई। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो प्रथम चरण में क्रांतिकारी आंदोलन के चले थे इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब ये तो हमने अपने देश में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी उनको हमने देखा है। कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां जो प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियां थी जो विदेशों में भी घटित की गई थी हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा, उनको भी आइए देख लेते हैं। तो विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों को आइए देख लेते हैं। तो 1907 में जो है जर्मनी के स्टुटगार्ट में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय प्रतिनिधि के रूप में मैडम बीकाजी कामा ने भाग लिया था, हिस्सा लिया था और इसी जगह पर जो है इन्होंने तिरंगा फहराया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 1907 का समय है। इसी 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट नामक शहर में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और इस समाजवादी सम्मेलन में जो है भारतीय प्रतिनिधि के रूप में मैडम बीकाजी कामा ने हिस्सा लिया था और यहीं पर इन्होंने हमारा तिरंगा भी फहराया था विदेश में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में
यह प्रश्न पूछा गया। तो 1907 में यह भारतीय तिरंगा फहराया गया था जर्मनी के स्टटगार्ट में। किसके द्वारा? तो मैडम विकाजी कामा के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद लंदन में एक घटना घटित होती है। 1909 ईस्वी की बात है। 1909 में जो है लंदन में मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की हत्या भी कर दी। तो आप वर्ष इवेंट आप याद रखिएगा। करजन वायली की जो हत्या है लंदन में मदन लाल ढींगरा के द्वारा 1909 ईस्वी में कर दी जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी गतिविधियां हैं जो विदेशों में घटित हुई थी उस समय। इसके बाद अब हम गदर पार्टी के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह गदर पार्टी है। इससे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो 1 नवंबर 1913 को, डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल के नेतृत्व में अनेक भारतीयों ने सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, यहीं पे गदर पार्टी की स्थापना की गई। सोहन सिंह भाकना जो है गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री बनाए गए और कांसीराम जो है इसके कोषाध्यक्ष बनाए गए। किसके? तो गदर पार्टी के। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैंने आज के इस वीडियो में सम्मिलित की हुई हैं। तो जो जो चीज़ें मैं आपको बताते चल रहा हूँ इनका आप नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, नहीं तो वीडियो को आप 3 से 4 बार देख लेंगे तो ऐसे ये सारे इवेंट आपके दिमाग में छप जाएंगे। तो कुछ भी करिए, बस इनको आप याद कर लीजिए। तो 1913, 1 नवंबर 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। सोहन सिंह भाकना इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं गदर पार्टी के। लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री बनते हैं और कांसीराम इसके कोषाध्यक्ष बनते हैं। फिर आगे 1 नवंबर 1913 को ही गदर पत्रिका का पहला अंक प्रकाशित किया जाता है जो उर्दू में था। तो अब इसे आप याद रखिए, गदर पत्रिका का जो पहला अंक था यह उर्दू में प्रकाशित किया गया था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। बाद में यह पत्रिका गुरुमुखी में छपने लगी थी, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। 9 दिसंबर 1913 से यह जो गदर पत्रिका थी जो साप्ताहिक रूप से छपती थी, पहला तो इसका अंक उर्दू भाषा में छपा, फिर बाद में 9 दिसंबर 1913 से यह पत्रिका गुरुमुखी में छपने लगी थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। फिर विदेश में एक और घटना, इंपॉर्टेंट घटना है जो घटित होती है, जिसको हम कामगाटा मारू घटना के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सिंगापुर के गुरदीप सिंह ने दक्षिण पूर्व एशिया से, आप याद रखिएगा, सिंगापुर के गुरदीप सिंह ने दक्षिण पूर्व एशिया के 376 भारतीयों को कामागाटा मारू जहाज से वैंकूवर ले जाने का प्रयास किया, किंतु कनाडा के अधिकारियों ने इनको यह अनुमति नहीं दी। इस जहाज को जो है, इस जहाज के यात्रियों को उतरने नहीं दिया गया कनाडा में। यात्रियों के अधिकार के लिए हुसैन रहीम, सोहन लाल तथा बलवंत सिंह के नेतृत्व में शोर कमेटी का गठन भी किया गया। तो इसी घटना को हम कामागाटा मारू घटना के नाम से जानते हैं। इस घटना में हुआ क्या था? तो सिंगापुर के जो गुरदीप सिंह थे, इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के 376 लगभग भारतीय यात्रियों को इस जहाज से वैंकूवर, जो कि कनाडा का एक शहर है, वहां ले जाने का प्रयास किया, परंतु जो कनाडा के अधिकारी थे इन्होंने इस जहाज के यात्रियों को उतरने से मना कर दिया था, जिसका भारतीयों के द्वारा विरोध किया गया। जिनमें सम्मिलित व्यक्ति थे हुसैन रहीम, सोहन लाल और बलवंत सिंह। इन्होंने यात्रियों के अधिकार को लेकर विरोध किया। बाद में इनके नेतृत्व में जो है शोर कमेटी का गठन भी किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 1914 में चंपाकरण पिल्ले द्वारा बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना की गई, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला ने, आप याद रखिएगा, राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला ने 1915 में अफगानिस्तान के अमीरों की मदद से काबुल में अंतरिम सरकार का गठन भी किया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं, क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद से रिलेटेड प्रथम चरण में इसके जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट घटित हुए थे 1905 से लेकर 1915 तक में जो भी इम्पॉर्टेंट घटनाएं घटित हुई थी उनको मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। बाकी इसका जो सेकेंड फेज है उसको हम कल कंप्लीट करेंगे। तो जो भी इवेंट, जो भी घटनाएं मैंने आज के इस वीडियो में आपको बताई हैं उनको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से
बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पीईटी 2022 के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो सीरीज हम चला रहे हैं उसमें हमने कल एक टॉपिक स्टार्ट किया था पढ़ना। उसका नाम था क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया था। फर्स्ट पार्ट में हमने इसके प्रथम चरण को कंप्लीट किया था। तो इस उग्र राष्ट्रवाद के उदय का जो पहला चरण था 1905 से लेके 1915 को हमने आपको पढ़ा दिया है। बाकी इसका जो सेकेंड चरण रहता है, जो सेकेंड फेज इसका रहता है, जो 1924 से लेके 1934 तक चलता है, उसको यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपके पीईटी 2022 की परीक्षा के लिए है। तो जो भी फैक्ट्स और पॉइंट मैं आज को बताते चलूँगा आपको, उसको आप नोट डाउन करते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक ज़रूरी सूचना देती हूँ, और अगर अभी तक जितनी भी मैंने क्लासेज ली हुई हैं पीईटी 2022 के लिए, उनका अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए होगा तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको ये सारे जो कंटेंट हैं उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए होगा तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कल हमने 1915 तक के जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट हुए थे प्रथम चरण में, उनको हमने डिस्कस कर लिया था। क्रांतिकारी आंदोलन यानी कि उग्र राष्ट्रवाद के उदय का जो पहला चरण था, जो 1915 तक चलता है, उसको हमने कल डिस्कस कर लिया था। इसके बाद जो उग्र राष्ट्रवाद के उदय में जो भी इम्पॉर्टेंट क्रांतिकारी गतिविधियाँ हो रही थी, वो थोड़े समय के लिए, कुछ सालों के लिए रुक जाती हैं, क्योंकि 1915 में महात्मा गांधी का आगमन भारत में हो जाता है। महात्मा गांधी के आगमन के बाद जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी थोड़े समय के लिए रुक जाती हैं। तो बाद में पुनः ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं ये 1924 से स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता होगा 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया गया था, जिसमें बहुत सारे क्रांतिकारी इसमें सम्मिलित हुए थे असहयोग आंदोलन में। लेकिन अचानक से महात्मा गांधी जी के द्वारा इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। आपको पता होगा चौरी चौरा की घटना हुई थी 1922 में। 1922 में चौरी चौरा की घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो इसी असहयोग आंदोलन के वापस लिए जाने के कारण जो भी क्रांतिकारी इनके साथ जुड़े हुए थे वे महात्मा गांधी से निराश हो जाते हैं और पुनः दोबारा से वे अपने क्रांतिकारी जो गतिविधियां 1915 में चल रही थी वह पुनः 1924 से स्टार्ट हो जाती हैं। तो उन्हीं सभी इम्पॉर्टेंट क्रांतिकारी गतिविधियों को यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों को देखने से पहले 1924 से लेकर 1934 के मध्य जो भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे, सबसे पहले आइए उनको देख लेते हैं। तो इनमें सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन था, संस्था थी, जिसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। काफ़ी महत्वपूर्ण यह संस्था है। छोटी सी जानकारी आप इसके बारे में देख लीजिए, बाकी आगे इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसकी स्थापना आप याद कर लीजिएगा 1924 में की गई थी उत्तर प्रदेश के कानपुर में। इसके संस्थापक में सचिंद्र नाथ सान्याल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे और चंद्रशेखर आज़ाद थे। तो इनके संस्थापकों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। इसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की जाती है और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम नई दिल्ली में। और किसके नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई जाती है? तो चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में। बाकी अन्य लोग भी इस एसोसिएशन में सम्मिलित थे, जैसे विजय कुमार सिन्हा हो गए, सी वर्मा हो गए, जयदेव कपूर हो गए, भगत सिंह हो गए, भगवती चरण वोहरा हो गए, सुखदेव हो गए और दुर्गा भाभी हो गई। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट क्रांतिकारी थे जो इस एसोसिएशन के सदस्य थे। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद भारत नौजवान सभा का गठन किया गया था 1926 में और इसके सदस्य थे भगत सिंह, छबिलदास, यशपाल। इन तीनों के द्वारा मिलकर जो है भारतीय नौजवान सभा की स्थापना की गई थी 1926 में। इसके बाद सुखदेव और भगत सिंह ने लाहौर छात्र संघ की भी स्थापना की थी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट और संगठन थे जो 1924 से लेकर 1934 के दौरान स्थापित किए गए थे। इनको आप एक बार देख लीजिएगा। अब हम आगे डिटेल में बात करेंगे क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया, असहयोग आंदोलन के वापस ले लिए जाने के कारण जो युवा असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ थे वे निराश हो गए और
वे पुनः एक बार क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिग्न हो गए। तो उत्तर भारत में, आप याद देखिएगा, उत्तर भारत में जो है क्रांतिकारियों के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट संगठन की स्थापना की जाती है, जो मैंने आपको अभी बताया है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। 24 अक्टूबर 1924 को जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। और इसी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो भी क्रांतिकारी थे, इन्हीं के द्वारा जो है 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों के द्वारा काकोरी नामक स्थान पर, काकोरी नामक स्थान आपको लखनऊ से थोड़ा सा पहले मिल जाएगा, तो इसी काकोरी नामक स्थान पर जो है 8 डाउन ट्रेन को रोककर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना को जो है काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। हाल ही में यह घटना काफ़ी न्यूज में थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसके द्वारा काकोरी कांड का नाम बदलकर अब कर दिया गया काकोरी ट्रेन एक्शन। तो इसे भी आप याद देखिएगा, अब इसको काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाएगा। तथा यह जो काकोरी ट्रेन एक्शन था यह 9 अगस्त 1925 को हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो HRA के सदस्यों के द्वारा किया गया था। HRA के जो भी क्रांतिकारी सदस्य थे, इन्हीं के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था 9 अगस्त 1925 को। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इस घटना के पश्चात गिरफ्तार होने वाले क्रांतिकारियों में अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दे दी गई और अन्य जो क्रांतिकारी इसमें सम्मिलित थे उनको आजीवन कारावास की लंबी सजाएं मिली। तो इसके बाद यह संगठन लगभग समाप्त हो जाता है। फिर बाद में इस संगठन का पुनर्गठन किया जाता है दूसरे नाम से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। फिर 1928 में, सितंबर में 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। तो ये जानकारी आपको याद रखनी है। और संगठनों के डेट आपको पता होनी चाहिए, आपसे डेट एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके संस्थापक सदस्य मैंने आपको बता दिए थे। HSRA का जो गठन है यह चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में किया गया था और इसके अन्य भी संस्थापक सदस्य थे, जैसे आपके जयदेव कपूर हो गए, भगत सिंह हो गए, शिव वर्मा हो गए, दुर्गा भाभी हो गई, सुखदेव हो गए। तो ये इसके संस्थापक सदस्य थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद 1928 यानी कि सितंबर में, तो आपके सितंबर 1928 में HSRA का गठन किया जाता है। लेकिन सितंबर के बाद जो अगला महीना आता है अक्टूबर का, तो 30 अक्टूबर को जो है एक घटना घटित होती है। इसी दिन जो है लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। क्यों मृत्यु होती है तो आपको पता होगा। 1928 में साइमन कमीशन जो है, और साइमन कमीशन भारत आ गया था। तो इसी साइमन कमीशन का जगह जगह पर भारतीयों के द्वारा विरोध किया जा रहा था। तो इसी विरोध में एक जगह का नेतृत्व जो है लाला लाजपत राय कर रहे थे। कहाँ का? तो लाहौर में। तो लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ जो है लाला लाजपत राय प्रदर्शन कर रहे थे। तो इसी प्रदर्शन के दौरान जो ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा लाठीचार्ज का आदेश दे दिया गया, जिसके कारण लाठीचार्ज में बुरी तरह से लाला लाजपत राय घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने लाठीचार्ज का आदेश देने वाले पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। ये डेट आपको याद रखना है। सॉन्डर्स की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु ने मिलकर सॉन्डर्स की हत्या की थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। 17 दिसंबर 1928 को क्यों की गई थी, तो मैंने यहाँ पे कारण आपको बता दिया है। इसके बाद ये वाला इवेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका जाता है आपके भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा 8 अप्रैल 1919 को। ये डेट आप याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में यह डेट पूछी गई है। यहाँ पे 1919 नहीं होगा, 1929 होगा ना, यहाँ पे 1929 होगा। तो 8 अप्रैल 1929 को जो है पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने
सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। तो ये डेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों फेंका था, किसके विरोध में फेंका था, तो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में यह बम 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया था। तो डेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस बम कांड के आरोप में बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार किया जाता है। फिर भगत सिंह पर भी जो है मुकदमा चलाया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, इस बम कांड के आरोप में बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह पर मुकदमा चला। तो इसे आप याद रखिएगा। फिर आगे चलकर इनके ऊपर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तथा अन्य क्रांतिकारियों के ऊपर जो है लाहौर षड्यंत्र केस चलता है। और इसी लाहौर षड्यंत्र केस के तहत ही 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा भी दे दी जाती है। तो किस केस के तहत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी मिलती है, तो लाहौर षड्यंत्र केस के तहत। तो ये केस भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कुछ समय के लिए जब ये लोग जेल में बंद थे तो इन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी। तो जेल में बंद क्रांतिकारियों ने जेल में अमानवीय दशा, उस समय क्रांतिकारियों के साथ बहुत ही गंदा सलूक जेल में किया जाता था। तो अमानवीय दशा में सुधार तथा स्वयं को राजनीतिक बंदी का दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए ये जो क्रांतिकारी थे इन्होंने अनशन किया तथा अनशन के 64वें दिन जो है और जतिन दास की मृत्यु हो जाती है। डेट थी आपकी 13 सितंबर 1929 को। तो आप याद रखिएगा, जेल में क्रांतिकारियों की दशा को सुधारने के लिए जो उस समय अमानवीय दशा चल रही थी जेल में, क्रांतिकारियों के साथ जो बुरा व्यवहार किया जा रहा था उसको सुधारने के लिए, उसको सुधारने की मांग करने के लिए तथा स्वयं को, अपने आप को राजनीतिक बंदी का दर्जा दिए जाने के लिए जो क्रांतिकारी थे उन्होंने आमरण अनशन किया। इस अनशन के 64वें दिन जो है जो क्रांतिकारी थे जतिन दास, इनकी मृत्यु हो जाती है 13 सितंबर 1919 को। तो ये डेट आपको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्रांतिकारी गतिविधियां थी जो आपकी घटित हुई थी और आपके सेकेंड फेज में जो क्रांतिकारी गतिविधियों का दूसरा चरण था उसमें ये सभी इम्पॉर्टेंट गतिविधियां जो है आपकी घटित हुई थी। इसके बाद एक इवेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चटगांव शस्त्रागार हमला, जो कि 1930 में हुआ था। बहुत बार इस इवेंट से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो बंगाल के क्रांतिकारियों में सूर्य सेन, जिनको हम मास्टर दा के नाम से जानते हैं, इनके द्वारा एक संगठन की स्थापना की गई थी जिसका नाम था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। तो आप इसे याद रखिएगा, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सूर्य सेन के द्वारा। सूर्य सेन को हम मास्टर दा के नाम से जानते हैं तथा सूर्य सेन जो है बंगाल के बहुत ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे उस समय के, तथा सूर्य सेन के नेतृत्व में ही चटगांव के शस्त्रागार पर अधिकार करने तथा चटगांव का बंगाल से संपर्क काटने की जो कार्यवाही है वह की गई थी। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चटगांव शस्त्रागार हमला किसके नेतृत्व में किया गया था, तो सूर्य सेन के नेतृत्व में किया गया था 1930 में। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा इस हमले में गणेश घोष, लोकीनाथ बाउल सहित 65 क्रांतिकारी शामिल थे। बाद में अंग्रेजों के द्वारा इन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बुरी तरह से इनको प्रताड़ित भी किया जाता है बाद में गिरफ्तार करने के बाद। इसके बाद बंगाल में इस समय बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इवेंट भी घटित हुए थे। जो कुछ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसको आप एक देख लीजिएगा एक बार। जैसे बंगाल में इस समय क्रांतिकारियों में जो महिला थी वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। जैसे एक नाम है आपको याद रखना पड़ेगा, प्रीतिलता वाडेयार का। तो प्रीतिलता वाडेयार ने रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारा तथा इस दौरान वे शहीद हो गईं। इसके बाद कल्पना दत्त सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार हो गई थी उस समय। कुमिल्ला की छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौहान ने जिलाधिकारी की हत्या कर दी। यानी कि कुमिल्ला की 2 छात्राएं थी जिनका नाम था, एक का नाम था शांति घोष और दूसरे का नाम था सुनीति चौहान। इन्होंने जिला अधिकारी की हत्या कर दी। इसके बाद बीना दास ने दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली चला दी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट गतिविधियां थी, क्रांतिकारी गतिविधियां जो महिलाओं के द्वारा की गई थी उस समय बंगाल में। इसको आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। तो बीना दास ने गोली कब चढ़ाई थी, मतलब गोली कब मारी थी गवर्नर को, तो 1932 में, फरवरी 1932 में बीना दास के द्वारा दीक्षांत समारोह में
गवर्नर पर गोली चलाई गई थी, तो वर्ष भी आप याद कर सकते हैं 1932 में। इसके बाद जो कुमिल्ला की 2 स्कूली छात्राएं थीं, शांति घोष और सुनीति चौहान, इन्होंने किस वर्ष में जिलाधिकारी की हत्या कर दी थी? तो इन्होंने जो है दिसंबर 1931 में जो है जिलाधिकारी की हत्या कर दी थी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट थे, क्रांतिकारी गतिविधियां थी जो बंगाल में घटित हुई थी, इनको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद 2-3 पॉइंट और बाकी रह गए आपके, इनको भी देख लीजिए यहाँ पे। तो 1924 में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गोपीनाथ साहा द्वारा चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया गया, जिसके कारण शाह को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दे दी। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, असफल प्रयास यह किया गया था और चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का गोपीनाथ साहा के द्वारा, जिसके बाद शाह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और उनको फांसी की सजा दे दी गई। इसके बाद 27 फरवरी 1931 की डेट काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए है, क्योंकि इसी दिन शहीद हुए थे चंद्रशेखर आज़ाद। तो 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक पुलिस मुठभेड़ में जो है चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए थे। तो ये डेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वर्तमान में इस अल्फ्रेड पार्क का नाम क्या कर दिया गया है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि वर्तमान में अल्फ्रेड पार्क का नाम क्या है। तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 27 फरवरी 1931 को आपके चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे और इसके कुछ ही दिनों के बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो मेन प्लेयर थे, क्रांतिकारी थे, वे अब तक शहीद हो चुके थे 1931 तक आते आते। फिर 1940 में एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट घटित होता है, उधम सिंह के द्वारा यह घटना की जाती है। तो 1940 में उधम सिंह ने माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट घटनाएं जो आपकी घटित हुई थी सेकेंड फेज के दौरान, मैंने आपको बता दिया है, इनको आप याद कर लीजिएगा। तो इसी तरह से आपका जो क्रांतिकारी गतिविधियों का टॉपिक था वह समाप्त हो गया आज। इसके बाद हम स्वाधीनता आंदोलन के जो प्रारंभिक वर्ष है उस टॉपिक को शाम से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हम कवर करेंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष को। मेनली हमारा फोकस इसमें रहेगा कांग्रेस की स्थापना के ऊपर और कांग्रेस के जितने भी इम्पॉर्टेंट अधिवेशन हुए हैं उनके ऊपर हमारा फोकस रहने वाला है। तो यह टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट मैं आपको बताते चलूँगा, इनको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक ज़रूरी सूचना दे दूं, अभी तक जितनी भी क्लासेस मैंने पीईटी 2022 के लिए ली हुई हैं, इनका अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए होगा मात्र 299 रुपये में, तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, केवल मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। मात्र 299 रुपये में आपको 9 महीने का करंट अफेयर्स दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल का पीडीएफ दिया जाएगा, जीके, जीएस, जीए का पीडीएफ आपको दिया जाएगा सिलेबस के अनुसार और हिंदी का पीडीएफ आपको सिलेबस के अनुसार दिया जाएगा। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कांग्रेस की स्थापना को देखने से पहले कुछ पूर्व में जो संस्थाएं काम कर रही थी उनको आइए देख लेते हैं। तो कांग्रेस से पूर्व स्थापित होने वाली राजनीतिक संस्थाएं, तो 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। दादा भाई नौरोजी भारत के प्रथम आर्थिक विचारक थे। आप याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी भारत के प्रथम आर्थिक विचारक थे जिन्होंने भारत में गरीबी के लिए भारत से निरंतर हो रहे धन के निष्कासन को जिम्मेदार माना था। तो इनके द्वारा जो है ड्रेन थ्योरी भी दी गई थी कि किस प्रकार से भारत दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है और ब्रिटेन के अधिकारी और ब्रिटेन किस प्रकार से दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहा है। तो यह जो वेल्थ, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दिया गया था। इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आप याद देखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक को भी
जो है दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। इसके अलावा कुछ और पुस्तकें भी लिखी गई हैं दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जैसे रफ्त गुप्तार हो गई। इसके अलावा वॉइस ऑफ इंडिया, इन पुस्तकों को भी लिखा गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इसके बाद 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना की गई। इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था की जो स्थापना है सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने 1876 ईस्वी में की थी, तथा इंडियन एसोसिएशन को जो है कांग्रेस की पुरोगामी संस्था भी कहा जाता है। आप याद देखिएगा, कांग्रेस की पुरोगामी संस्था किसे माना जाता है? तो इंडियन एसोसिएशन को, जिसकी स्थापना 1876 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। इसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापित की गई इंडियन एसोसिएशन के द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम से एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन 1883 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद अगली एक इम्पॉर्टेंट संस्था है जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है, मद्रास महाजन सभा। इसका गठन किया गया था 1884 ईस्वी में। M.V. राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा P. आनंद चार्लू, इन तीनों के द्वारा मिलकर जो है मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया था 1884 ईस्वी में। तो ये डेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में मद्रास महाजन सभा के बारे में पूछा गया है। इसके बाद फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी तथा केटी टेलंग के सम्मिलित प्रयासों से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1885 में। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है 1885 में किसके द्वारा की गई थी? तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी तथा केटी तेलंग के द्वारा। तो कांग्रेस से पूर्व स्थापित होने वाली जो भी राजनीतिक संस्थाएं थी उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब हम कांग्रेस की स्थापना के बारे में बात करेंगे। तो कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ये डेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और किसके द्वारा की गई थी? तो A.O. ह्यूम के द्वारा। आप याद देखिएगा, A.O. ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी, तथा इसका जो पहला अधिवेशन था 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 28 दिसंबर यहाँ पे लिख लीजिएगा आप एग्जैक्ट डेट भी। तो 28 दिसंबर 1885 में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, कहाँ पर? तो यह जो गोकुलदास संस्कृत विद्यालय था, यहीं पे जो है कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। कितने? तो 72 प्रतिनिधियों ने जो है कांग्रेस के इस अधिवेशन में हिस्सा लिया था। तथा कांग्रेस के पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता है व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी के द्वारा की गई थी। WC बनर्जी को हम, इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी के नाम से भी जानते हैं। तो इन्हीं के द्वारा कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता भी की गई थी। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड डफरिन कहते हैं कि कांग्रेस जो है यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था है। तो आप याद रखिएगा, कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए जो लॉर्ड डफरिन था उसके द्वारा यह कहा गया। उस समय यह वायसराय था, जब कांग्रेस की स्थापना की जा रही थी तो उस समय यह लॉर्ड डफरिन जो था वायसराय था। तो इसी के द्वारा जो है कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए कहा गया कि कांग्रेस जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था है। तो ये कथन आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है? तो यह लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। एक कथन और फेमस है जो बाद में कहा गया था कर्जन के द्वारा। तो कर्जन आपका 1905 में बंगाल विभाजन का जिम्मेदार माना जाता है। कर्जन उस समय वायसराय हुआ करता था कर्जन। तो कर्जन के द्वारा भी एक कथन कहा गया था 1900 में ही। तो कांग्रेस के बारे में कर्जन ने क्या कहा था? कर्जन ने कहा था कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए,
तो यह कथन कहा गया था कर्जन के द्वारा कांग्रेस के संबंध में, तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। इसके बाद कांग्रेस में 2 चरण चलते हैं। एक चरण आपका रहता है 1885 से 1905 तक का, जिसमें उदारवादी कांग्रेस पर हावी रहते हैं। फिर 1905 से 1919 तक कांग्रेस पर उग्रवादी हावी रहते हैं। तो आइए उग्रवादी चरण के बारे में बात कर लेते हैं और उदारवादी चरण के बारे में बात कर लेते हैं। तो उदारवादी चरण कब से कब तक चलता है कांग्रेस में? तो 1885 से लेकर 1905 तक जो है कांग्रेस में उदारवादी चरण चलता है। उदारवादी से मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नरमपंथी नेता उस समय हावी रहते हैं इस वर्ष के दौरान। तो प्रमुख नरमपंथी नेता या उदारवादी नेता कौन थे कांग्रेस के? तो दादा भाई नौरोजी हो गए, रनाडे हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए। ये जो है उदारवादी नेता माने जाते थे कांग्रेस के, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। तथा ये जो है ब्रिटिश सरकार के सामने प्रार्थना पत्र दिया करते थे, स्मरण पत्र दिया करते थे, प्रतिवेदन दिया करते थे, तथा अपने शिष्टमंडल के द्वारा सरकार तक यानी कि ब्रिटिश तक अपनी मांग को पहुंचाने का कार्य करते थे, यानी कि विनम्रता पूर्वक ये अपना कार्य करते थे। इसी कारण से इनको हम नरमपंथी नेता भी कहते हैं या उदारवादी नेता भी कहते हैं। तो ये उदारवादी नेता कौन कौन से थे, इनका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इनको आप याद कर लीजिएगा, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद 1905 से लेके 1909 ईस्वी तक कांग्रेस में उग्रवादी गर्मपंथी नेता हावी रहते हैं। तो 3 नेता के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे जो उग्रवादी नेता थे और गर्मपंथी नेता थे। लाल बाल पाल के नाम से ये फेमस हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इनको जो है लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है और ये उग्रवादी नेता माने जाते हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है 1893 ईस्वी में, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव तथा 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव के द्वारा लोगों में राष्ट्रवादी भावना जगाने का प्रयास किया गया। वर्तमान में आप देख पा रहे होंगे गणेश उत्सव जो महाराष्ट्र वगैरह मनाया जाता है, इसकी शुरुआत जो है तिलक के द्वारा ही की गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव की जो शुरुआत है लोगों में, जनता में राष्ट्रवादी भावना को जगाने के लिए किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। इसके बाद तिलक एकमात्र अधिवेशन कांग्रेस का था अमृतसर अधिवेशन 1919 का, जिसमें इन्होंने अंतिम रूप से भाग लिया था। इन्होंने अध्यक्षता नहीं की थी, आप याद रखिएगा। तिलक ने किसी भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन के तौर पर आपको 4 लीडर के नाम दे दिए जाएंगे, जिनमें से एक नाम आपको मिलेगा बाल गंगाधर तिलक का, और आपसे प्रश्न में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कभी भी नहीं की है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की गई थी। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। केवल इन्होंने भाग लिया था, लेकिन इन्होंने किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करी थी। तो अमृतसर का जो अधिवेशन हुआ था 1919 का, अंतिम रूप से इन्होंने इसमें भाग लिया था, क्योंकि अगले ही वर्ष इनका निधन हो जाता है अगस्त 1920 में। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तो तिलक की जो मृत्यु थी यह 1 अगस्त 1920 को हो गई थी। इसी दिन जो है आपका असहयोग आंदोलन भी स्टार्ट किया गया था, और जिस दिन असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। तथा तिलक की अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। तो ये इम्पॉर्टेंट बेसिक फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अब हम जो भी इम्पॉर्टेंट कांग्रेस के अधिवेशन बन सकते हैं उनको यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो ये अगला जो यहाँ पे अधिवेशन है, यहाँ से एक प्रश्न तो आप मान के ही चलिए कि एक प्रश्न आपके पीईटी की परीक्षा में पूछा ही जाएगा। तो आइए कांग्रेस के इम्पॉर्टेंट अधिवेशनों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन था यह किस वर्ष में हुआ था? तो कांग्रेस का जो सबसे पहला अधिवेशन था यह हुआ था 1885 ईस्वी में, बम्बई में हुआ था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में आयोजित हुआ था बम्बई के। 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था और इसके सचिव थे A.O. ह्यूम।
द्वितीय अधिवेशन इसका 1886 में कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है आपस में विलय हो गया था 1886 में। और तीसरा इसका अधिवेशन मद्रास में हुआ था 1887 में। बदरुद्दीन तैयबजी ने इसकी अध्यक्षता करी थी और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयबजी इसकी अध्यक्षता करने वाले कांग्रेस की। इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ था चौथा वाला 1888 में। जॉर्ज यूले ने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, जिनके द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी गई थी। इसके बाद 1890 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था और फिरोज शाह मेहता ने इसकी अध्यक्षता करी थी। और इसकी खास बात क्या है तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। तो इसकी खास बात भी आपको याद रखनी है। 1890 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता करी गई थी फिरोज शाह मेहता के द्वारा, तो आप इसे याद रखिएगा। फिर 1896 में कलकत्ता अधिवेशन कहाँ पर हुआ और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करी गई थी रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा। और इसमें पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया था। प्यार देखिएगा, वंदे मातरम पहली बार 1896 ईस्वी में गाया गया था जिसकी अध्यक्षता करी गई थी रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा। इसके बाद 1905 का अधिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1905 में आपको पता होगा स्वदेशी आंदोलन हमारे देश में चल रहा था। तो 1905 में बनारस अधिवेशन होता है। किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन था यह गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में आयोजित किया गया तथा इसमें बंग भंग की आलोचना की गई, यानी कि बंगाल विभाजन की जो है इसमें आलोचना की गई और स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया था इस बनारस अधिवेशन में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 1906 का कलकत्ता वाला। इसकी अध्यक्षता करी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कांग्रेस का मूल लक्ष्य जो है स्वराज प्राप्ति घोषित किया गया था इस कलकत्ता अधिवेशन में। 1907 का अधिवेशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्योंकि 1907 के अधिवेशन में ही कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो जाती है, नरम दल और गरम दल, यानी कि कांग्रेस का विभाजन जो है 1907 में हो जाता है। सूरत में इसका अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता करी गई थी रास बिहारी घोष के द्वारा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसको हम सूरत स्पिल्ट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि सूरत का जो अधिवेशन हुआ था इसी में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक भाग नरम दल और एक भाग गरम दल का बन जाता है। फिर 1915 में बम्बई अधिवेशन होता है। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता करी थी। लॉर्ड वेलिंगटन ने इसमें भाग लिया था। क्या देखिएगा, लॉर्ड वेलिंगटन ने 1915 के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। 1916 का भी कांग्रेस अधिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह दो कारणों से काफ़ी न्यूज में था। पहला कारण था कि कांग्रेस पुनः एक हो जाती है, नरम दल और गरम दल पुनः एक हो जाते हैं कांग्रेस में। दूसरा कारण था इसकी फेमस होने का कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता होता है। तो लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 का, इसकी अध्यक्षता करी गई थी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वही यहाँ पे लिखी गई हैं। नरम दल व गरम दल का एकीकरण हो जाता है, पुनः कांग्रेस एक हो जाती है तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य भी समझौता होता है इसी लखनऊ अधिवेशन के दौरान ही। इसके बाद 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में होता है। एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता करी और यह प्रथम महिला अध्यक्ष थी जिनके द्वारा कांग्रेस के किसी भी सेशन की अध्यक्षता करी गई थी, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। फिर 1920 में नागपुर का सेशन होता है। वी राघवाचार्य ने इसकी अध्यक्षता करी थी तथा असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन इसमें किया गया था 1920 के नागपुर अधिवेशन में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा 1920 के दौरान ही आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया था। 1924 में आपका बेलगाम सेशन हुआ था तथा यह एकमात्र सेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। महात्मा गांधी ने जिसकी अध्यक्षता करी थी 1924 का बेलगाम अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद 1925 का अधिवेशन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका आयोजन किया गया था कानपुर में तथा इसकी अध्यक्षता करी गई थी सरोजिनी नायडू के द्वारा तथा यह प्रथम महिला अध्यक्ष थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू, जिनके द्वारा कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता करी गई थी। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। और एनी बेसेंट प्रथम महिला थी जिनके द्वारा कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता करी गई थी। अगर प्रथम महिला पूछ ले तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। अगर प्रथम भारतीय महिला पूछ ले तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। तो दोनों अलग अलग है।
दोनों को आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये दोनों महिलाएं हैं जिनके द्वारा कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता करी गई थी। फिर 1927 में मद्रास अधिवेशन होता है, M.A. अंसारी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव इसमें पारित किया गया था। 1929 का लाहौर अधिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करी थी और 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग करी थी 1929 ईस्वी में, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और इस सेशन की जो अध्यक्षता है जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। और कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, जिसकी अध्यक्षता करी गई थी वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इसकी खास बात क्या थी, तो मौलिक अधिकार के प्रस्ताव इसमें पारित किए गए थे तथा गांधी इरविन पैक्ट को इसमें अनुमोदन मिला था इस कराची सेशन में ही। फिर 1936 में जो है कांग्रेस के 2 सेशन होते हैं, एक अप्रैल में होता है और एक दिसंबर में आपका होता है। तो अप्रैल 1936 में लखनऊ में इसका सेशन होता है जिसकी अध्यक्षता की जाती है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और 1936 में दिसंबर में फैजपुर में कांग्रेस का सेशन होता है, फिर से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी जाती है। तो फैजपुर सेशन जो है पहला सेशन था कांग्रेस का जो गांव में हुआ था, इसके बारे में आप याद रखिएगा। यह कांग्रेस का पहला सेशन था जो गांव में हुआ था, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, जिसकी अध्यक्षता करी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसके बाद 1938 का वर्ष आता है जहाँ पे कांग्रेस का जो अधिवेशन है हरिपुरा में आयोजित किया जाता है, और इस हरिपुरा सेशन की जो अध्यक्षता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और इसकी खास बात क्या थी, इस हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन नीति पारित की गई थी, लाई गई थी, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद 1939 का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सेशन में जो है कांग्रेस में थोड़ा सा मतभेद हो गया था। इसको हम त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन कुछ कारणों से सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया और बाद में इनके इस्तीफा दिए जाने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इस सेशन की अध्यक्षता करी गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इसको हम त्रिपुरी संकट के नाम से जानते हैं, तो आप याद रखिएगा। इसके बाद ये दोनों सेशन तो आप रट लीजिएगा पूरी तरह से। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, 1940 से लेकर 1946 तक, सबसे ज़्यादा समय तक, आप इसे याद रखिएगा। फिर आज़ादी के समय, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो 1946 में मेरठ अधिवेशन हुआ था, तो इसके अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी, और आज़ादी के समय JB कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो जो भी इम्पोर्टेंट सेशन बन सकते थे कांग्रेस के, उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। कांग्रेस के सेशन से, कांग्रेस के अधिवेशन से आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो जितने भी इम्पोर्टेंट अधिवेशन मैंने कांग्रेस के बताए हैं, इनको कम से कम आप याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आज का यह टॉपिक है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। तो इन सभी संशोधनों और यह जो आपका ब्रिटिश इंडिया एक्ट है 1935 का, इससे जुड़े जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं, उनको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक मैंने जितनी भी क्लासेस PET 2022 के लिए ली हुई हैं, उनका PDF अगर आपको पेड PDF चाहिए होगा तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। आपको ये सभी कंटेंट उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। और 9 महीने का लगभग करंट अफेयर जनवरी से लेकर सितंबर तक का, उसके बाद यूपी स्पेशल का PDF, इसके बाद GK और GS का PDF सिलेबस के अनुसार, इसके बाद हिंदी का PDF आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग दे दिया जाएगा। तो इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था, वह था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह पहला एक्ट था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। तो ब्रिटिश सरकार ने जो कंपनी राज कर रही थी उस समय भारत पर, कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए यह एक्ट पारित किया था। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, कंपनी में जो भ्रष्टाचार फैल गया था और जो कुप्रशासन फैल गया था, उसको दूर करने के लिए यह पहला एक्ट
ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था, जिसको हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। इसी एक्ट के माध्यम से ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 ईस्वी में। आप याद रखिएगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है वर्ष 1774 में। तो इसके बारे में आप याद रखना है। तथा इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्पे। इसके बारे में आपको याद रखना है। कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था 1774 में, इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो एलिजा इम्पे था। और इसमें 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, जिनमें चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद अगला एक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया जाता है, जिसको हम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इसको कहा जाता है। इस कानून के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों तथा इसके भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। आप इसे याद रखिएगा। व्यापार को छोड़कर सभी मामले, जैसे सैन्य मामले, असैन्य मामले, राजस्व, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिए गए। यानी कि व्यापार को सिर्फ छोड़कर जितने भी अन्य मामले थे, सैन्य मामले हो गए, असैन्य मामले और राजस्व के जो मामले थे, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिए गए थे। तो यह आपका एक्ट था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला एक्ट कौन सा है? तो 1813 का चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट। इसकी क्या क्या खास बातें थी? जो की पॉइंट हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको ही हम सिर्फ यहाँ पे डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो पहली चीज़ आपको याद रखनी है, इस एक्ट के माध्यम से जो है भारतीय व्यापार के ऊपर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। सिर्फ चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार पर जो है कंपनी के एकाधिकार को सुरक्षित रखा गया। यानी कि 1813 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया? जो कंपनी थी, जो भारतीय व्यापार के ऊपर अपना एकाधिकार जमाए हुए थी, उस एकाधिकार को ब्रिटिश सरकार ने समाप्त कर दिया गया। केवल चीन के साथ ही जो कंपनी थी वह बिजनेस अपना एकाधिकार बनाए रखी थी। यानी कि चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार पर जो कंपनी का अधिकार था उसको सुरक्षित रखा गया था इस एक्ट के माध्यम से। बाकी जो भी एकाधिकार थे भारतीय व्यापार के ऊपर, उसको समाप्त कर दिया गया था इसके माध्यम से। तो आप याद रखिएगा, सिर्फ चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार पर जो है कंपनी के एकाधिकार को सुरक्षित रखा गया। इसके बाद इस एक्ट की एक खास बात और थी, इसमें जो है भारतीय शिक्षा तथा साहित्य पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। कितने? तो 1 लाख रुपए खर्च करने का जो प्रावधान है इस एक्ट के माध्यम से किया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से भारतीय शिक्षा एवं साहित्य पर जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया था। इसके बाद पहली बार भारत में ईसाई मिशनरियों को जो है भारत में प्रवेश करने की छूट भी इसी एक्ट के माध्यम से ही दी गई थी। तो यह आपका एक्ट था 1813 का चार्टर एक्ट। इसके बाद अगला एक्ट आता है 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें सबसे पहला जो काम किया गया, जो ब्रिटिश यानी कि जो कंपनी थी उसके एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। जो चीन के साथ इसको एकाधिकार बचा के रखा गया था, उसको भी आगे आने वाला जो एक्ट था 1833 वाला, इसमें चीन के साथ भी जो व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था कंपनी को, उसको भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। मतलब यहाँ पे जो भी कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार थे उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के माध्यम से, इस कानून के माध्यम से। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वह पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है इस चार्टर एक्ट के माध्यम से। तथा भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। इसके बाद कानून निर्मित करने हेतु गवर्नर जनरल की परिसर में एक चौथे सदस्य को शामिल कर लिया गया, जो विधि क्षेत्र से संबंधित है। यानी कि चौथा सदस्य किस एरिया से रिलेटेड था? जिसको कानून का ज्ञान हो, जिसको लॉ का ज्ञान हो, जिसको विधि का ज्ञान हो, उसको चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया गवर्नर जनरल की परिसर में। तथा गवर्नर जनरल की परिसर में नियुक्त होने वाला पहला जो विधि सदस्य था वह था लॉर्ड मैकाले। आप याद रखिएगा, गवर्नर जनरल की परिसर में नियुक्त होने वाला जो पहला कानूनी सदस्य था वह था लॉर्ड मैकाले। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा।
इसके बाद दास प्रथा के उन्मूलन के लिए जो निर्देश हैं इसी कानून में, इसी एक्ट में दिए गए थे। दास प्रथा से रिलेटेड उनके उन्मूलन के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए जो निर्देश थे इसी एक्ट में दिए गए थे 1833 के चार्टर एक्ट में। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट एक्ट कौन सा आता है इसके बाद? 1853 का चार्टर एक्ट। इसकी क्या क्या खास बातें हैं आइए देख लेते हैं। तो इस एक्ट के माध्यम से, इस कानून के माध्यम से जो है कार्यपालिका एवं विधायिका संबंधी शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया। यानी कि इससे पहले जो है कार्यपालिका की शक्तियां और विधायिका की जो शक्तियां थी दोनों एक ही में थी, परंतु 1853 के चार्टर एक्ट के तहत कार्यपालिका एवं विधायिका संबंधी जो शक्तियां थी, जो पावर थी, उनको अलग अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद की जो स्थापना है पहली बार 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसी के तहत की गई थी। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ पे आप स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में पहली बार विधान परिषद की जो स्थापना है किस एक्ट के तहत की गई थी? तो 1853 का जो चार्टर एक्ट था इसी के तहत जो है भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह फैक्ट है। इसके बाद विधान परिषद द्वारा पारित किए गए किसी विधेयक पर गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार प्राप्त था। यानी कि इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल को वीटो की पावर भी दे दी गई। तो आप इसे याद रखिएगा, पहली बार वीटो की पावर गवर्नर जनरल को मिली थी किसी भी विधेयक के ऊपर। तो आप इसे याद रखिएगा, जो भी विधेयक विधान परिषद पारित करती थी उस पर वीटो लगाने का अधिकार दे दिया गया गवर्नर जनरल को। वीटो का मतलब क्या होता है कि उस विधेयक को जो गवर्नर जनरल है अपने पास रोक सकता है जब तक चाहे तब तक। तो आप इसे याद रखिएगा। तो वीटो पावर पहली बार इस एक्ट के माध्यम से दी गई थी गवर्नर जनरल को। इसके बाद 1858 का अधिनियम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1857 की क्रांति जैसे ही समाप्त होती है तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है इस अधिनियम को लाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण यह अधिनियम है। इस अधिनियम के माध्यम से पहला काम क्या किया गया? भारतीय प्रशासन का जो नियंत्रण था कंपनी के हाथों से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। तो पहली चीज़ तो आपको यही याद रखनी है कि भारतीय प्रशासन का जो नियंत्रण था कंपनी के हाथों से छीनकर ब्रिटिश राज मुकुट यानी कि ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब भारत का प्रशासन कौन देखेगा? तो ब्रिटिश क्राउन देखेगा, ब्रिटिश जो राजा था वह देखेगा। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गवर्नर जनरल का जो पद था उसको वायसराय बना दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गवर्नर जनरल का जो पद था अब इसको वायसराय कर दिया गया तथा भारत का पहला वायसराय कौन बनता है? तो लॉर्ड कैनिंग बनता है। यानी कि अब इससे पहले भी गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड कैनिंग ही था, लेकिन 1858 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया जाता है। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग होता है और भारत का पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए 1858 के अधिनियम के, पहला पॉइंट जो बताया मैंने कि सबसे पहला काम क्या किया गया? कंपनी के हाथों से प्रशासन को छीनकर यह ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया? गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय कर दिया गया और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट अधिनियम है आपका 1861 का। इम्पॉर्टेंट है 1861 का अधिनियम क्या कहता है आइए देख लेते हैं। तो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अध्यादेश अधिकाधिक 6 महीने तक लागू रह सकते थे। आप याद देखिएगा, जो आपका अध्यादेश थे यह अधिकाधिक कितने समय तक लागू रह सकते थे? तो यह जो अध्यादेश थे ये अधिकाधिक जो है आपके 6 महीने तक लागू रह सकते थे। यहाँ पे गवर्नर जनरल की जगह आप वायसराय कर लीजिए। अब यह वायसराय का पद हो चुका है, तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई इस अधिनियम के माध्यम से तथा अध्यादेश अधिकाधिक 6 महीने तक लागू रह सकता है। तो वर्तमान में जो अध्यादेश जारी होता है तो इसकी नींव यहाँ से ही पड़ी थी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अध्यादेश सबसे पहले जारी करने की शक्ति 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत दी गई थी वायसराय को। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद इस अधिनियम के द्वारा जो है वायसराय के परिसर को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने
पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। पोर्टफोलियो सिस्टम आप समझ पा रहे हैं कि वर्तमान में जो मंत्री होते हैं, जिनको विभाग दिए जाते हैं, जैसे वित्त मंत्री हो गए, विदेश मंत्री हो गए, तो ये सिस्टम आपका 1861 के भारत परिषद अधिनियम में पहली बार सम्मिलित किया गया था। तो पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत जो है आपके 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसी के तहत कर दी गई थी। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो आप इसे याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसके तहत जो है 3 उच्च न्यायालय की भी स्थापना की जाती है, 3 हाई कोर्ट की भी स्थापना की जाती है। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता उच्च न्यायालय की जो स्थापना है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 के एक्ट के तहत, 1861 के अधिनियम के तहत भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1862 में की गई। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, 1862 का जो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम है इसी के तहत जो है 3 हाई कोर्ट की स्थापना भी की गई। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता। इसके बाद 1909 का मार्ले मिंटो सुधार काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में सिर्फ एक पॉइंट आप याद देखिएगा जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि इस एक्ट के माध्यम से, इस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। मुसलमानों के लिए जो है पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था थी यह इस अधिनियम ने की थी। तो आप इसके बारे में आप याद देखिएगा, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो था यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में से प्रश्न पूछा गया है। तो इसने क्या व्यवस्था करी थी? भारत में पहली बार मुसलमान जो थे उनके लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर डाली। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसको हम मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो इस एक्ट के माध्यम से, इस कानून के माध्यम से भारत में पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था की स्थापना की गई। आप याद रखिएगा, केंद्र में पहली बार द्विसदनी व्यवस्था की स्थापना की गई इस अधिनियम के माध्यम से, जिसमें एक राज्य परिषद तथा दूसरा केंद्रीय विधानसभा के नाम से जाना जाता था। इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ कर दिया गया इसी एक्ट के माध्यम से, यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन की जो शुरुआत है इसी एक्ट के माध्यम से की गई थी। इसके बाद इस अधिनियम के माध्यम से सिख, यूरोपीय, एंग्लो इंडियन और भारतीय ईसाइयों को भी पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था इस 1919 के एक्ट के तहत, अधिनियम के तहत। इसके बाद इस अधिनियम ने भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार का अधिकार दिया। इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की संतुष्टि पर ही वर्ष 1922 से सिविल सेवा परीक्षा जो है इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से रिलेटेड, इनको आप याद कर लीजिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अधिकतर जो प्रावधान हैं सीधे हमारे भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए थे, तो इसी कारण से यह अधिनियम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो की पॉइंट मैं आपको बताते चलूँगा 1935 के भारत शासन अधिनियम से रिलेटेड, इसको आप नोट डाउन करते रहिएगा। तो इसका जो नींव है रखी थी साइमन कमीशन रिपोर्ट और गोलमेज सम्मेलन ने। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साइमन आयोग की रिपोर्ट और गोलमेज सम्मेलन ने भारत शासन अधिनियम 1935 की नींव रखी, यानी कि ये आधार बने थे 1935 के अधिनियम के। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इस अधिनियम के माध्यम से जो है भारत में पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत तथा देसी रजवाड़े शामिल होने थे, परंतु यह जो प्रावधान था लागू नहीं हो सका। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, अधिकतर जो इस अधिनियम के प्रावधान थे ये इस शामिल नहीं किए जा सके, प्रावधान जो थे ये लागू नहीं किए जा सके थे। एक चीज़ भी आप याद रखिएगा, जो लागू नहीं किए जा सके थे उनको मैंने लिख दिया है, और सामने की जो लागू नहीं किए जा सके हैं उनके सामने मैंने लिख दिया है। तो ये वाला जो मैंने आपको बताया कि इस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत तथा देसी राजवाड़े शामिल होने थे। यह जो प्रावधान था यह शामिल नहीं किया गया, मतलब लागू नहीं हो सका आगे। इसके बाद प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1919 का जो एक्ट हमने पढ़ा है, इसमें प्रांतों में द्वैध शासन जो प्रारंभ किया गया था उसको 1935 का जो एक्ट आया इसमें प्रांतों वाला द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और
केंद्र स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। तो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद इस अधिनियम के माध्यम से बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया और 2 नए प्रांत सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण किया गया। आप इसे याद रखिएगा। इस एक्ट के माध्यम से 1935 के एक्ट के माध्यम से बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया और 2 नए प्रांत सिंध एवं ओडिशा का निर्माण किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण। पहले बर्मा जो है भारत का हिस्सा हुआ करता था, परंतु 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण किया गया। इसके बाद इस अधिनियम के माध्यम से 3 नए विषय बनाए गए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसके बारे में भी आप याद देखिएगा। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट था इसी अधिनियम के तहत आया था। तो क्या आप बता सकते हैं कि वर्तमान में इनमें कितने कितने सब्जेक्ट हैं? संघ सूची में कितने सब्जेक्ट हैं, राज्य सूची में कितने और समवर्ती सूची में कितने सब्जेक्ट हैं? कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दीजिएगा। इसके बाद 1935 के अधिनियम के तहत ही एक संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। इम्पॉर्टेंट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र बताते हुए इसकी आलोचना भी की गई थी। तो बहुत सारे लोगों ने इसकी आलोचना भी की थी इस 1935 के अधिनियम की। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे इनके द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 को यह कहकर इसकी आलोचना की गई कि यह गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। इसके बाद 1935 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो लोक सेवा आयोग पहले इसको कहा जाता था, अब इसको संघीय लोक सेवा आयोग कहा जाने लगा। 1937 से संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ किया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1950 में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और लागू हो गया, तो संविधान के लागू होने के बाद जो संघीय लोक सेवा आयोग था उसका नाम बदलकर कर दिया गया संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि यूपीएससी। तो इसके बारे में आप याद रखिए। इसके बाद भारत का जो वर्तमान संवैधानिक ढांचा है इसमें बहुत कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे जो प्रावधान हैं 1935 के अधिनियम पर ही आधारित है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा जिसमें बहुत कुछ जो प्रावधान है वर्तमान के, ये 1935 के अधिनियम से ही लिए गए हैं। इसके बाद 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाला किंतु इंजन रहित गाड़ी है। तो जो भी कथन अलग अलग नेताओं के द्वारा कहे गए थे इस एक्ट के बारे में मैंने लिख दिया है। जवाहरलाल नेहरू ने 2 चीज़ें कही थी इस अधिनियम के बारे में। पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी यहाँ पे कि 1935 का जो अधिनियम है इसको जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था। फिर एक बात और कही थी इस 1935 के अधिनियम के बारे में कि यह अनेक ब्रेकों वाला किंतु इंजन रहित गाड़ी है। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया था आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है लखनऊ अधिवेशन 1936 वाला, तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन में जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया जाता है कांग्रेस के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। तो जो भी की पॉइंट बन सकते थे आपके जो विधायी संशोधन थे और 1935 का जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट था उससे जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट बन सकते थे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपके पीटी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो कहीं पर रोकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।